नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हिंदुत्व की कमान अब धीरे धीरे जो थोड़ा सा नरम समझे जाते थे, उनके हाथ से फिसलती हुई उग्रपंथियों के हाथों में जा रही है। अब उस आंदोलन को, उस प्रोजेक्ट को, हिंदू राष्ट्र के उस मुहिम को उग्रपंथी अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका इंडिकेशन भागवत के बयान पर उनकी प्रतिक्रियाओं से है। जिस तरह से वो मोहन भागवत के सुझावों को खारिज कर रहे हैं, बल्कि मोहन भागवत को ही खारिज कर रहे हैं, यहाँ तक कि आरएसएस को भी खारिज करने के लिए तैयार हैं अगर वो उनकी कट्टरपंथी राह पर चलने को तैयार नहीं है, उनकी उग्रपंथी राह पर चलने को तैयार नहीं है, जिसे वो मानते हैं कि वही एक रास्ता है जिस पर चलकर हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा सकता है, उनको सबक सिखाया जा सकता है और उनके साथ जो मर्जी आए वो किया जा सकता है। ये उग्रपंथी हिंदुत्ववादियों का एजेंडा है और वो इस एजेंडे को अब अधीरता पूर्वक लागू करना चाहते हैं। वो मोहन भागवत की नहीं सुनना चाहते और मोहन भागवत जैसे किसी भी नेता की नहीं सुनना चाहते, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे बीजेपी का हो या कहीं और का हो। उन्होंने जिस तरह से मोहन भागवत के खिलाफ मुहिम चला रखी है, उनको चुनौती दे रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको अज्ञानी बता रहे हैं, नासमझ बता रहे हैं और जो अयोध्या का मसला था उसको और बाकी जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं उनको वो जोड़ रहे हैं, जबकि मोहन भागवत ने उन्हें डीलिंक कर दिया था कि अयोध्या का मामला भावना का था, आस्था का था, वो पूरा हो गया। अब बाकी जगहों पर मंदिर मस्जिद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वो इसे एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा मान रहे हैं। यानी अयोध्या के बाद मथुरा, काशी और फिर संभल और फिर और जो एक लिस्ट उनके पास लगभग 3000 मंदिरों की बताई जाती है, मस्जिदों की, वो पूरा वो लागू करना चाहते हैं। लेकिन ये केवल मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, ये तो स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है जिसके ज़रिए मुसलमानों को उनकी औकात बताना है, उनको अपने नीचे दबाना है, अपना वर्चस्व कायम करना है। उसमें से एक हथियार ये है, बाकी और भी हथियार हैं। लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, गाय गोबर, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसमें से एक ये है और उन्हें लग रहा है कि ये एक बहुत कारगर हथियार है, क्योंकि अयोध्या की वजह से ये हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है एकदम से ऊपर आ गया है। और ऐसे अगर कुछ और प्रोजेक्ट साथ में चलें तो वो पूरा बहुत जल्दी हो सकता है। तो ये एक नया मोड़ है हिंदुत्व की राजनीति का, जहाँ पर जो हिंदुत्व के प्रोजेक्ट में थोड़ा मध्यमार्गी, थोड़ा समन्वयवादी, थोड़ा देश हित, राष्ट्र हित के बारे में थोड़ा बहुत सोच समझकर काम करने वाले लोग, इस प्रोजेक्ट को संभल कर आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वाले लोग, उस रणनीति पर काम करने वाले लोग अब धीरे धीरे धकेले जा रहे हैं किनारे, और जो उग्रपंथी लोग हैं वो अब बीच में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं और वो उस कमान को अपने हाथों में लेना चाहते हैं पूरे उग्र तरीके से, जिसमें जहरीला अभियान होगा, विश्वमन होगा, हिंसा होगी, नफरत होगी, 80-20 की खाई को और चौड़ा किया जाएगा, बांटा जाएगा, काटा जाएगा। ये पूरी उस राजनीति का हिस्सा है और ये अक्सर इस तरह के आंदोलनों में होता है।
इस तरह के आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो उग्रपंथी धारा है वो ऊपर आती चली जाती है और उस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लेती है, उसका हरण कर लेती है। ये जो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है। आप याद कीजिए कि अयोध्या का आंदोलन, वहाँ राम मंदिर बनाने का आंदोलन पहले धीरे धीरे शुरू हुआ था। फिर उसमें एक यकायक देखा गया कि बहुत सारे उग्र तत्व हावी होने लगे, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के नेता हों, अशोक सिंघल वगैरह, या भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हों, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा और इसी तरह के लोग हावी होने लगे और उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि जो मध्यमार्गी थे वो थोड़ा चुप लगा गए। हालांकि मध्यमार्गियों की भूमिका कम रही हो ऐसा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान आज भी कोट किया जाता है जहाँ पर उन्होंने कहा था, मंदिर कहाँ बनाओगे, पहले तो समतल होना चाहिए। और समतल होने का मतलब था बाबरी मस्जिद को गिराओ। और बाबरी मस्जिद के ध्वंस के समय लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, उमा भारती भी थी और इस तरह के जो थोड़ा अतिवादी नेता थे वो सब वहाँ मौजूद थे और वो उनकी सहमति से ही ये सारा कुछ हुआ था। सब जानते हैं उसकी प्लानिंग में ये सब शामिल थे, सबको पता है, कल्याण सिंह वगैरह सब उसके हिस्सेदार थे। तो उस समय एक उग्र धारा उठी और उसने देश के माथे पर वो कलंक का टीका लगा दिया बाबरी मस्जिद को ढहाने का। और भी आंदोलन आप देख सकते हैं, मसलन लेफ्ट का आंदोलन देखिए। कम्युनिस्ट पार्टियां जो कि अपने आप को क्रांतिकारी पार्टियां कहती थीं और कहती हैं, यकायक उनके बीच से एक बड़ा तबका निकला जो तुरंत क्रांति चाहता था, बदलाव चाहता था, सत्ता को उलट देना चाहता था और वो नक्सलाइट मूवमेंट के नाम से सामने आया। हिंसा का सहारा लिया उन्होंने और देश के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव छोड़ा जो आज तक जारी है। वो पूरी जो माओ की का कहना है कि सत्ता तो बंदूक की नली से निकलती है, वो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया नक्सलाइट्स ने। और उसके बाद जो हुआ हम देख रहे हैं कि वामपंथ को भी नुकसान हुआ और इस देश को भी नुकसान हुआ। उस नक्सलवाद से कोई भला नहीं हुआ। एक और आंदोलन आप इसमें देख सकते हैं, असम का असम गण संग्राम परिषद ने जो आंदोलन शुरू किया था बांग्लादेशियों के मुद्दे पर, बहिरागत को बाहर भेजने के मुद्दे पर, उसमें असम गण परिषद के नेता आमतौर पर मध्यमार्गी थे। वो दावा करते हैं कि वो हिंसा से परहेज करने वाले थे और काफ़ी हद तक ये मानना पड़ेगा कि वो आंदोलन अहिंसक ही था। लेकिन जब असम गण परिषद सत्ता में आई और वो जो आंदोलन की आकांक्षाएं थीं उनको तुरंत पूरा करने की स्थिति में नहीं थी या नहीं कर पा रही थी, तो उनमें से एक बड़ा वर्ग उठा, एक बड़ा नहीं, एक छोटा वर्ग ही सही, उसने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम बनाया, उल्फा या अल्फा जिसको कहते हैं, और उसने फिर एक चरमपंथी आंदोलन चलाया, हथियारबंद आंदोलन चलाया, हिंसा की, अपहरण किए और बहुत सारे आपराधिक कृत्य किए। तो उनमें से एक धारा ऐसी निकली और उसकी वजह से असम गण परिषद खत्म हो गई। ऐसे बहुत सारे आंदोलन आपको मिलेंगे जिसमें शुरू में वो शांतिपूर्ण होता है, अहिंसक होता है और फिर उनमें से एक तबका निकलता है जिसके पास धैर्य नहीं होता है और जो तुरंत रिजल्ट चाहता है, और वो इसी तरह से पूरे आंदोलन को अपने मुट्ठी में ले लेता है, हिंसा करता है और उस आंदोलन को बदनाम भी कर देता है और ख़त्म कर देता है। आज ये हिंदुत्व का प्रोजेक्ट, हालांकि इसमें शुरू से हिंसा रही है, इसमें
शुरू से नफरत रही है, वो पूरी उसकी बनावट में, उसके नारों में, उसके लक्ष्यों में वो झलकती है। आरएसएस के पूरे कृत्यों में आज़ादी के पहले से अभी तक ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें उसकी भागीदारी पाई गई है। महात्मा गांधी की हत्या से भी उसका नाम जोड़ा जाता है। पार्टीशन में तो वो शामिल, पार्टीशन की हिंसा में तो वो शामिल था ही। हिंदू महासभा, तो इस तरह के संगठन, बजरंग दल इन्हीं में से एक थोड़ा और उग्र संगठन है संघ परिवार का। वो ज़्यादा हिंसक तरीके से अपनी बात रखता है, मनवाता है। तो अब अगर ये तबका ऊपर आ रहा है, और भागवत ही नहीं, ध्यान रखिए, ये तबका मोदी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं। अगर मोदी कभी आरक्षण के समर्थन में या कुछ इस तरह की चीज़ें कर देते हैं तो ये तबका और बौखला जाता है और मोदी पर अटैक करने लगता है, मोदी पर हमले करने लगता है। ये कई बार देखा है। कई और मुद्दों पर भी जब मोदी कभी थोड़ा सा नरम पड़ते हैं मुसलमानों के प्रति, कभी, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, या कुछ ऐसा करते हैं जो उनको लगता है कि मुसलमानों के प्रति नरमी दिखा रहे हैं, वो टूट पड़ते हैं उन पर। और ये एक बड़ा वर्ग है, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, आम लोग हैं, नेताओं में भी हैं। ये एक गुट है जो इसको ड्राइव करता है। वो आज फिर से ड्राइव कर रहा है, फिर से इस कट्टरपंथी रुख को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि ये भारत को डिस्टेबलाइज करेगा, पूरे देश में हिंसा और नफरत का वातावरण बढ़ाएगा अगर इसके हाथ में ये कमान आ गई तो। ये एक बड़ी चुनौती है मोहन भागवत के लिए, आरएसएस के लिए, संघ परिवार के लिए, मोदी के लिए, कि क्या वो इस प्रोजेक्ट को इन हाथों में देंगे जो तुरंत हिंसा करके इसको साकार करना चाहते हैं। हालांकि उनकी जो रणनीति है वो कोई अच्छी रणनीति नहीं है, कोई अच्छा उद्देश्य नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना, लोकतंत्र खत्म करना, संविधान को खत्म करना, बदलना, ये तमाम लक्ष्य कोई भले लक्ष्य नहीं हैं आरएसएस के। लेकिन ये जो एक नया रूप आएगा वो और भी खतरनाक होगा। वो एकदम से चीज़ों को ढहा सकता है, सिविल वार की नौबत ला सकता है, गृह युद्ध भारत में करवा सकता है। तो ये एक बहुत ही नाजुक क्षण है संघ परिवार के, भारतीय राजनीति के, इस महादेश के अस्तित्व के लिए, वजूद के लिए बहुत ही नाजुक मोड़ है कि वो यहाँ से किस तरफ का रुख करेगा। ऐसे तत्वों को किनारे करेगा, दरकिनार करेगा, या फिर यही तत्व अब पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाएंगे और चीज़ों को अपनी मुट्ठी, अपने नियंत्रण में लेंगे और फिर एक दिशा में ले जाएंगे। और वो अंधा कुआं ही हो सकता है जहाँ पर भारत गिर सकता है, ये देश गिर सकता है, और उससे निकलने में उसे फिर बरसों बरस भी लग सकते हैं। तो ये खतरे की घंटी है, चेतावनी है, न केवल आरएसएस के लिए, न केवल बीजेपी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, समूचे राजनीतिक सामाजिक वर्ग के लिए। ये अब नहीं चेते तो फिर एक बहुत भयानक, विभत्स घमासान हमें देखने को मिलेगा इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।